Hello students, welcome to our channel and its minds. I am Preksha Jain back with class 8th science. Today we are going to start chapter 13 that is sound. So sound के बारे में हमें चैप्टर में पढ़ना है तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है कि साउंड है क्या। तो साउंड एक ऐसे टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया गया है जिसमें हम कोई भी चीज़ को सुन सकते हैं एंड ये जो हम साउंड सुन रहे हैं वो किसकी हेल्प से है, साउंड वेव्स की हेल्प से है। साउंड वेव जो वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रैवल करते हैं एंड हमारे ईयर तक पहुंचते हैं। सो हम क्या है उस साउंड को सुन पाते हैं। सो हम इस चैप्टर में साउंड की और प्रॉपर्टी, कैसे साउंड वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ट्रैवल करता है, क्या ऑडिबल साउंड्स होते हैं, इनऑडिबल साउंड्स होते हैं, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। How do you come to know that a period is over in your school? So आप स्कूल में जब हो तो एक पीरियड से दूसरे पीरियड चेंज होता है तो कैसे पता चलता है? आप हमेशा टाइम तो नहीं देखते रहते हो ना, बेल रिंग होती है, उसकी हेल्प से आपको पता चलता है कि हाँ ये पीरियड ओवर हो गया है। You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. So कोई आपके डोर पर अगर आता है एंड डोर नॉक करता है या फिर डोरबेल प्रेस करता है तो उससे पता लगता है कि भाई आपके डोर पे कोई आया हुआ है। Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep. एंड कई बार क्या होता है ना कि आप सिर्फ कैसे फाइंड आउट कर लेते हो कि कोई आ रहा है, सिर्फ फुटस्टेप को सुन के ही आप आइडिया लगा लेते हो कि भाई कोई नियर बाय आ रहा है। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। सो आपने जो हाइड एंड सीक का गेम है वो आई गेस खेला होगा। In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. So in case अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ दिया भी है कि क्या करना होता है कि एक पर्सन को blindfolded कर दिया जाता है एंड उसे बाकी सारे प्लेयर्स को फाइंड आउट करना होता है, पकड़ना होता है। How is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? जो ब्लाइंडफोल्डेड पर्सन है उसको कैसे पता चलता है कि उसके क्लोजेस्ट कौन है या फिर वो कैसे फाइंड आउट करता है रिमेनिंग प्लेयर्स को? तो इस गेम में क्या होता है कि जो भी ब्लाइंडफोल्डेड पर्सन है ना वो फुट स्टेप या फिर स्पीच ऑफ साउंड, जो स्पीच से साउंड आता है उसकी हेल्प से क्लोजेस्ट या फिर जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको फाइंड आउट करता है। So sound plays an important role in our life. So यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि साउंड क्या है, बहुत ही important रोल प्ले करता है हमारी लाइफ्स में। It helps us to communicate with one another and ये इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंस कहाँ पर है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, कोई भी बातें करने में। अब जैसे आप यही सुन रहे हो जो वीडियो वो किसके हेल्प से है, साउंड। ऑडियो क्यों आ रहा है, वीडियो तो आपने देख लिया बट ऑडियो की हेल्प के, ऑडियो कैसे आ रहा है, साउंड की हेल्प से आ रहा है। We hear a variety of sounds in our surrounding. So हम अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे टाइप के साउंड्स जो हैं वो सुनते हैं। अब कई सारे क्या होते हैं, नॉइस होते हैं, ब्यूटीफुल म्यूजिक है, एनिमल्स का साउंड है, बर्ड्स, ऑटोमोबाइल्स का साउंड होता है, घर में जो कई सारे गैजेट्स होते हैं उनका साउंड है। तो काफ़ी सारे जो साउंड्स हैं वो हमारे यहाँ उनको सुनने को मिलता है। Make a list of sound you hear in your surrounding. So अगर आपके सराउंडिंग में जो आप साउंड सुनते हो उसकी लिस्ट बनाने के लिए बोला जाए तो ये सबकी लिस्ट वेरी कर सकती है बट कुछ कॉमन साउंड्स होंगे, ऑटोमोबाइल्स का, एनिमल्स, ब्यूटीफुल म्यूजिक, गैजेट्स, तो ये सारे कुछ कॉमन साउंड्स होंगे। अब कई बार क्या, अगर आपके घर के आसपास इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है तो वहाँ पर मशीनरी का साउंड आ सकता है। रेलवे ट्रैक है तो रेलवे ट्रैक पे जब ट्रेन निकलती है तो ट्रेन का साउंड आता है। सो और भी बहुत सारे जो साउंड्स हैं हम सुनते हैं। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड्स produced by musical instruments like flute, तबला, हारमोनियम एक्सेट्रा। सो स्कूल के म्यूजिक रूम में भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनका साउंड हम सुनते हैं, या फिर किसी शो पे तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, फ्लूट है, तबला, हारमोनियम, सितार एंड भी काफ़ी सारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ड्रम्स, गिटार, इनका भी क्या है डिफरेंट साउंड्स होता है। तो अब ये क्वेश्चंस आते हैं, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये वन प्लेस से अनदर प्लेस तक कैसे ट्रैवल कर रहा है, हाउ डू वी हियर साउंड, हम साउंड को कैसे सुन पा रहे हैं, वाई आर सम साउंड लाउडर देन अदर्स, अभी कोई साउंड लाउडर है एंड कोई साउंड क्या है, कम लाउड है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। We shall discuss such question in this chapter. So ये जो questions है ना इनके आंसर्स हमें इस चैप्टर में मिलेंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे।
तो थोड़ा सा हम एक आउटलुक देख लेते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती है, एंड अगर उन साउंड वेव्स को कोई मीडियम मिल जाता है तो उससे ही साउंड वेव जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। साउंड ट्रेवल कैसे होता है, साउंड जो वेव्स है ना वो किसी मीडियम में एक साउंड वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब जैसे एयर है तो एयर फ्लो हो रही है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, डस्ट पार्टिकल्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जा रही है। ऐसे ही साउंड वेव्स जो है वो साउंड के वाइब्रेशंस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाते हैं इन अ मीडियम। अब वो मीडियम एयर, वाटर और कोई सॉलिड्स हो सकता है, बट अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करेगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम साउंड्स को कैसे सुन पाते हैं। सो साउंड वेव जो है हमारे ईयर में एंटर करते हैं, एंड ईयर का देखो आप शेप अगर ऑब्जर्व करो तो ईयर का शेप क्या है, सिर्फ फनल शेप जो है ना वो इसीलिए ही है कि साउंड को कलेक्ट कर सके। तो वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हैं, वो हमारे ईयर कैनाल तक जाते हैं, ईयर कैनाल से ईयर ड्रम तक जाते हैं, एंड वहाँ पर हमें साउंड जो है जो ईयर के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके हेल्प से हम साउंड को सुन सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ ब्रेन हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये साउंड कैसा है। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, वाई सम साउंड लाउडर। अब लाउडर क्यों है साउंड कोई, तो जब लाउडनेस होती है ना वो क्यों हो रही है कि अगर किसी साउंड वेव की हाई एम्पलीट्यूड है, हाई एम्पलीट्यूड से मतलब क्या है कि अगर किसी साउंड वेव की एनर्जी ज़्यादा है दैट मीन्स कि उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, एंड उस केस में वो साउंड जो है वो लाउडर होगा। और डिटेल में हम इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पर आ गया वो टॉपिक, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जो अभी हमने आंसर में भी बोला कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, किसी एक वाइब्रेटिंग बॉडी से। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज। सो जो स्कूल बेल है आप उसको टच करना जब वो यूज में नहीं है, व्हाट डू यू फील, सो आपको क्या फील होगा कि वो एकदम स्टैटिक है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, और जब वो बेल साउंड प्रोड्यूस कर रही है उस टाइम पे जब आप उसको अगर टच करोगे ना, सो कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग, सो आप क्या फील करोगे, वाइब्रेशंस फील करोगे। तो स्कूल बेल अगर अभी आपके पास नहीं है तो स्पीकर जो होता है या फिर मोबाइल फ़ोन ही, उसमें आप जब नॉर्मल रखा हुआ है तब आप उसको टच करो, एंड जब उसमें हाई वॉइस पे आप म्यूज़िक ऑन करो एंड देन उसको टच करो, सो आपको दोनों में क्या है डिफरेंस फील होगा। जब नॉर्मल मोड पे है तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी वाइब्रेशंस नहीं होंगे, बट जब उसमें म्यूज़िक प्ले हो रहा है तो उसमें फ़ोन में क्या होगा, वाइब्रेशंस होंगे। इसके लिए और दूसरे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। सो वो दिया हुआ है एक्टिविटी 13.1 में, टेक अ मेटल प्लेट और अ पैन। इसके लिए क्या करना है, एक मेटल प्लेट या पेन लेना है, हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। सो उसको ऐसे हैंग करना है कि वो कोई भी वॉल को टच ना करे। नाउ स्ट्राइक इट विथ अ स्टिक। अब उसे एक स्टिक से स्ट्राइक करना है। डू यू हियर अ साउंड, सो जब आप एक पेन को स्टिक से स्ट्राइक करोगे सो कोई साउंड प्रोड्यूस हो गया, तो ऑब्वियसली हाँ होगा, क्योंकि ये मेटल है, मेटल के ऊपर अगर आप किसी स्टिक को स्ट्राइक करोगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा। टच the plate or pen gently with your fingers. Do you feel the vibrations? Then आप इसको जब स्ट्राइक करो और साउंड प्रोड्यूस हुआ ना, तो फिर पेन को टच करके देखना है कि उसमें कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे। तो ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट ट्राई करो। कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जब आपने इसको स्ट्राइक किया ना एंड साउंड प्रोड्यूस हुआ, उस कंडीशन में पेन में भी क्या होगा, वाइब्रेशंस फील होंगे आपको। Again, strike the plate with the stick and hold it tightly with your hand immediately after striking. So, एक बार और क्या करना है कि आप प्लेट को स्टिक से स्ट्राइक करना है टाइटली एंड उसके बाद उसको पकड़ लेना है। Do you still hear the sound? Touch the plate after it stop producing sound and जब आपने इसको स्ट्राइक करने के बाद टाइटली पकड़ लिया तो उस टाइम पे भी क्या साउंड सुनाई दे रहा है। सो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टाइटली पकड़ लोगे ना तो साउंड की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। कैन यू फील द वाइब्रेशंस नाउ, एंड किसी भी ऑब्जेक्ट में जब साउंड प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा ना तो उसमें क्या है, वाइब्रेशंस फील भी नहीं होंगे। सो यहाँ जो क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल गए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ने साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है तो उसमें क्या होगा, हमें
वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे। एंड किसी भी स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट को, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही है, उसे हम टाइटली होल्ड कर देंगे तो भी क्या होगा, साउंड की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। अब है 13.2 एक्टिविटी। इसमें क्या है देखते हैं। टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। तो क्या करना है, एक रबर बैंड लेना है एंड उसे पेंसिल बॉक्स के अराउंड लगा देना है। इंसर्ट 2 पेंसिल बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच्ड रबर। उसके बाद ये जो स्ट्रेच्ड रबर है ना, उसके कॉर्नर्स पे दोनों साइड पेंसिल लगाना है। नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडिल। डू यू हियर एनी साउंड? डज द बैंड वाइब्रेट? तो रबर बैंड को यहाँ से क्या प्लग करके मिडिल में से उसको प्लग करना है। उससे क्या होगा ना कि रबर बैंड को जब आप प्लग करके ऐसे छोड़ोगे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा या फिर वाइब्रेशंस होंगे। सो ये जो बैंड है वो क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करेगा। As you learned in class 7th, the to and fro or back and forth motion of an object is called vibration। तो हम ये वाइब्रेशन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि रबर बैंड क्या है ना, एक ही टाइप का मोशन जो है वो रिपीट करेगी। सो हमने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है कि ये जो टू एंड फ्रो या सिमिलर टाइप ऑफ मोशन है उसे क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। When a tightly stretched band is plugged, it vibrates and produces sound। So जब एक tightly stretched band को plug किया जाता है ना, तो वो क्या करता है, वाइब्रेट करने लगता है एंड वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। When it stops vibrating, it does not produce any sound। एंड जब वो वाइब्रेट करना बंद हो जाता है तो फिर कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन था कि अगर वाइब्रेशंस नहीं हो रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस होगा क्या, या फिर आपने उसको वाइब्रेशंस जब कोई पैन में हो रही है और आपने उसको टाइटली पकड़ लिया तो साउंड फील होगा क्या। सो उसका भी आंसर क्या था, नो। तो यहाँ पर क्लियर भी हो गया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट ही नहीं कर रही है तो उसमें क्या है, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। नाउ हियर इज एक्टिविटी 13.3। टेक अ मेटल डिश, pour water in it, strike it at its edge with a spoon। तो एक मेटल डिश में वाटर लेना है एंड उसे एक एज से स्पून की हेल्प से क्या करना है, स्ट्राइक करना है। सो डू यू हियर अ साउंड? ये एक्सपेरिमेंट आप ट्राई करो, आंसर बताना है यस और नो में कि साउंड कुछ सुन पाए आप। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट। देन फिर से उसको डिश को स्ट्राइक करना है एंड उसको फिर टच करके देखना है, क्या फील करना है, वाइब्रेशंस। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग? सो आप क्या जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो फील कर पा रहे हो। स्ट्राइक द डिश अगेन। नाउ लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर। फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या करना था, फर्स्ट टाइम स्ट्राइक करके हमें साउंड सुनना था, सेकेंड टाइम स्ट्राइक करके हमें वाइब्रेशंस फील करना है एंड थर्ड टाइम स्ट्राइक करके वाटर की सरफेस ऑब्जर्व करना है। डू यू सी एनी वेव्स देयर? सो क्या है, आप उसमें वाटर में क्या देखोगे, वेव्स। Now hold that dish. What change do you observe on the surface of water? अब उस डिश को अगर आप टाइटली होल्ड कर लोगे तो क्या चेंजेस दिखेंगे? Can you explain the change? Is there a hint to connect sound with the vibrations of our body? So यहाँ पर क्या आप साउंड को बॉडी के वाइब्रेशन से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा ना कि अगर कोई कहीं भी वाइब्रेशंस नहीं हो रहे हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। सो यहाँ पर भी जाएगा क्या कि अगर साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो वाइब्रेशंस भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर आंसर है वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। तो हमने ये जो एक्टिविटीज़ पढ़ी 1, 2 एंड 3 उनसे हमें क्या पता चल गया कि कोई भी अगर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस। सो कुछ केसेस में क्या है, वाइब्रेशंस इजीली अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पर फिगर 13.3 में जब आप रबर बैंड को प्लग कर रहे हो। बट इन मोस्ट केसेस देयर amplitude is so small that we cannot see them। तो कई सारे केसेस में तो विजिबल है वाइब्रेशन, बट कुछ केसेस में एम्पलीट्यूड इतना स्मॉल होता है ना कि वो वाइब्रेशंस क्या है, फील नहीं हो पाती हैं। However, we can feel them। जो वाइब्रेशंस है वो हम देख नहीं पाते हैं। जैसे यहाँ रबर बैंड में आप वाइब्रेशंस देख रहे हो, बट यहाँ पैन के केस में आप वाइब्रेशंस देख नहीं पा रहे हो, आप वो वाइब्रेशंस को सिर्फ टच करके फील कर सकते हो। सो बिकॉज ऑफ द लोअर एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस क्या है, सिर्फ फील कर सकते हैं, उन्हें देख नहीं सकते।
Now activity 13.4, टेक अ हॉलो कोकोनट शेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तारा। तो यहाँ पर आपको एक तारा जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो बनाना है। उसके लिए क्या करना है, एक हॉलो कोकोनट शेल लेके उसमें स्ट्रिंग या थ्रेड जो है वो उसकी हेल्प से बनेगा ये। कैन यू ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प, you can also make it with the help of an earthen pot. Play this instrument and identify its vibrating part. So इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के बाद क्या ऑब्जर्व करना है मेनली कि इसका वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा है। Now make a list of familiar musical instruments and identify their vibrating parts. A few examples are given in table 13.1. Complete rest of the table. तो यहाँ पर 13.1 टेबल में कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। तो वाइब्रेटिंग पार्ट से क्या पता चलेगा कि उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कौन सा पार्ट है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है वीणा, तो वीणा जो है उसमें क्या है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जो है उसकी हेल्प से साउंड प्रोड्यूस होता है। देन तबला में क्या है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, उस पर आप जब हैंड से आप प्रेस करते हैं या हैंड की हेल्प से और स्ट्रेच मेम्ब्रेन पे जब वो प्लग होता है तब उस टाइम पे क्या है, साउंड प्रोड्यूस होता है। देन उसके बाद क्या आ जाएगा, गिटार। तो गिटार में भी क्या है, स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग्स की हेल्प से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सितार जो है उसमें भी स्ट्रिंग्स की हेल्प से होता है। देन वायलिन है, वायलिन में स्ट्रिंग्स हैं। उसके बाद फ्लूट आता है, तो फ्लूट में क्या है, होल्स होते हैं या फिर एयर है, तो एयर पैसेज की हेल्प से वहाँ पर क्या हो रहा है, जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्लियर है। यहाँ पर और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो आपको नोट डाउन करना है एंड उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले होते हुए आपको देख के ऑब्जर्व करना है कि वाइब्रेटिंग पार्ट्स कौन से हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। Many of you might have seen the manjira, cymbals and ghantam and the notes, mud pots and the करताल। सो आप लोग कई सारों ने ये देखा होगा, ये फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आजकल तो आपको इजीली नहीं देखने को मिलते हैं, बट कई सारे लोगों ने देखे होंगे ये भी। These musical instruments are commonly used in many parts of our country। तो ये जो है अभी भी काफ़ी सारे इंडिया के पार्ट्स में यूज किए जाते हैं। These instruments are simply beaten or struck। इनको क्या किया जाता है, प्ले करने के लिए, इनसे साउंड प्रोड्यूस करने के लिए बीट किया जाता है या स्ट्रक किया जाता है। कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप। सो इस टाइप के और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बीट किया जाता है या स्ट्रक किया जाता है। सो तबला है, तबला को क्या करते हैं, बीट करते हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन है। देन उसके बाद ड्रम्स हैं, पैड्स होते हैं इलेक्ट्रिकल, तो उन सब में क्या किया जाता है, मेम्ब्रेन को स्ट्रक किया जाता है या बीट किया जाता है। You too can make a musical instrument। सो आप भी क्या है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो। इसी तरीके से प्रिंसिपल क्या होगा, एक हॉलो वेसल लेना है, जैसे यहाँ पर कोकोनट शेल लिया हुआ है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन लगाना है एंड देन एक स्ट्रिंग लगाना है। सो इस टाइप से क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है। Now next there is activity 13.5। So many activities are there in this chapter। So in this activity let's see, take 6 to 8 bowls or tumblers, fill them with water up to different levels, increasing gradually from one end to the other। तो यहाँ पर क्या करना है, बोल्स लेना है या फिर ग्लासेस और टम्बलर्स एंड उसमें ये देखो वाटर ऐसे फिल करना है कि ग्रेजुअली वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है। एंड ऐसा इरेगुलरिटी से नहीं बढ़ना है, एक रेगुलर उससे बढ़ना है। नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बोल जेंटली। तो अब एक पेंसिल की हेल्प से बोल्स जो है ना उनको स्ट्राइक करना है आराम से, इतना जोर से स्ट्राइक मत करना है कि अगर जो ग्लास का अगर बोल लिया है ना तो वो ब्रेक हो जाए। स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन एंड कंटिन्यूसली वन बाय वन इसको स्ट्राइक करना है। What will you hear? You will hear pleasant sounds। तो जब आप यहाँ पर स्टिक की हेल्प से इस बॉल को स्ट्राइक करोगे तो कुछ प्लीजेंट से साउंड आपको सुनने को मिलेंगे। दिस इज योर जल तरंग एंड ये जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसे क्या बोलते हैं, जल तरंग बोलते हैं। क्लियर है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, ये तो आप घर पे इजीली ट्राई कर सकते हो। Now Paheli is asking a question, when we speak does any part of our body vibrate। तो हम जब बोलते हैं तो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट वाइब्रेट करता है क्या। तो
अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा? दैट मीन्स कि बॉडी का कोई ना कोई पार्ट तो वाइब्रेट करता है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा? नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि क्या है? साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? लेट अस सी। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बस लाइक अ बी। सो आपको क्या करना है? किसी भी टाइप का साउंड प्रोड्यूस करना है, या तो वो लाउडली स्पीक करके, या किसी सॉन्ग को सिंग करके, या फिर बी की तरह बस करके। Put your hand on your throat as shown in figure 13.8. So जैसे 13.8 में दिया हुआ है ना कि अपने थ्रॉट के ऊपर ऐसे हैंड रखना है। डू यू फील एनी वाइब्रेशंस? तो जब आपने अपने फिंगर्स को थ्रॉट के ऊपर रखा तो आपको कुछ वाइब्रेशंस फील होंगे। In humans, the sound is produced by the voice box or the larynx. तो humans में sound कहाँ produce होता है? voice box में या फिर larynx में। Put your finger on the throat and find a hard bump that seems to move when you swallow. तो क्या है? आप जब यहाँ पर अपने थ्रॉट पे फिंगर्स को रखोगे ना तो आपको एक हार्ड बम्प टाइप का फील होगा। एंड वो बम्प क्या है? वो मूव करता है तभी भी आप स्वालो करते हो फूड या फिर सलाइवा। दिस पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। एंड वही जो पार्ट है ना जो मूव करता है उसे क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये कहाँ पर होता है? विंड पाइप के अपर एंड पे है। Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. एंड जो टू वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना वो ऐसे स्ट्रेच्ड होते हैं वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स में, जिससे कि बीच में ना एक नैरो पैसेज होता है या फिर स्लिट होता है। एंड वो नैरो पैसेज और स्लिट किस लिए है? जिससे कि एयर का जो पाथवे है या एयर वहाँ से निकल सके। When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. And जब वो slit या passage जो है एयर का वहाँ से lungs की एयर आती है forcefully, तो vocal cords क्या है? Vibrations produce करते हैं। And vocal cords में जो vibrations है वो क्या produce करता है? Sound produce करता है। Muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. तो muscles जो attach होती है ना vocal cord से वो vocal cord को कभी tight कर देते हैं, कभी loose कर सकते हैं। When the vocal cords are tight and thin, the type or quality of voice is different. So जब जो vocal cords tight और thin होंगे ना उस टाइम पे जो sound सुनाई देगा हमको उसकी quality क्या होगी? different होगी। किससे? जबकि वो जो मेम्ब्रेन्स हैं वो लूज एंड थिक हैं। तो दोनों कंडीशन में क्या है? मेम्ब्रेन्स की थिकनेस एंड टाइटनेस पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सो लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शन। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वोकल कॉर्ड्स कैसे फंक्शन करते हैं। इन एक्टिविटी 13.6 टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज। तो यहाँ पर क्या करना है? 2 रबर स्ट्रिप्स लेना है जिनका साइज सेम हो। Place these two pieces one above the other and stretch them tight. तो दोनों को एक के ऊपर एक रख के stretch करना है tightly. Now blow air through the gap between them. And दोनों के बीच में जो gap है ना उसमें से क्या करना है? air blow करना है. As the air blows through the stretched rubber strips, a sound is produced. And जब आप वो stretched rubber strip जो है ना वहाँ से air blow करोगे तो sound produce होगा। You can also take a piece of paper with a narrow slit and hold it between your fingers as shown in figure 13.9b. सो यहाँ पर आप पेपर की स्ट्रिप भी ले सकते हो एंड उसमें क्या करना है? बीच में नैरो स्लिट ओपन करके वहाँ से एयर ब्लो करना है एंड साउंड एंड वाइब्रेशन फील करना है। नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड। Our vocal cords produce sound in a similar manner. तो जैसे यहाँ पर ये रबर स्ट्रिप या पेपर स्ट्रिप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, सेम वे में वोकल कॉर्ड्स भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हुआ कि ये वाइब्रेशन से कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ हियर इज सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। द वोकल कॉर्ड्स इन मेन आर अबाउट 20 millimeter लॉन्ग, इन वुमेन दीज आर अबाउट 15 millimeter लॉन्ग। चिल्ड्रंस हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स। तो मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस में क्या है? वोकल कॉर्ड की लेंथ जो है वो वेरी करती है।
एंड ये क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, दिस इज द रीजन वाई द वॉइसेज ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रंस आर डिफरेंट। तो मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन की वॉइस क्यों डिफरेंट होती है, बिकॉज वोकल कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। एंड जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वोकल कॉर्ड्स की लेंथ, थिकनेस, टाइटनेस, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है साउंड। नेक्स्ट टॉपिक अब आता है कि हमने देख लिया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, बट साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। साउंड वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे ट्रेवल करता है, उसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। व्हेन यू कॉल अप your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. So अगर आपका फ्रेंड थोड़ा दूर पे खड़ा है तो आप उसको आवाज़ दे के उसको बुलाते हो तो उसको आपकी वॉइस सुनाई दे रही है। How does the sound propagate or travel to her? So sound कैसे propagate हुआ और उस तक पहुँचा? So let's find out the answer to this question in activity 13.7. Take a metal or glass tumbler, make sure that it is dry. तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक मेटल या ग्लास का टम्बलर लेना है एंड उसको पूरा ड्राई करना है। देन प्लेस अ सेल फोन इन इट, एंड उसके बाद क्या करना है, एक सेल फोन रखना है उस ग्लास में। अब ध्यान क्या रखना है कि उस टम्बलर या ग्लास में वाटर ना हो बिल्कुल भी, पहले ही दे दिया है कि हमको ड्राई करना है उसे। Ask your friend to give a ring on this cell phone from another cell phone. So अब क्या करना है कि इसमें जो सेल फोन रखा है ना, उस पे किसी दूसरे सेल फोन की हेल्प से रिंग करना है। Now listen to the ring carefully. Then इस सेल फोन पे जो ग्लास में है उसमें रिंग को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। Now surround the rim of the tumbler with your hands. Put your mouth on the ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स। नाउ अब दूसरी कंडीशन में क्या करना है, ग्लास के ऊपर अपने हैंड्स, जैसे यहाँ पर फिगर में विजिबल है ना कि ग्लास की जो रिम है उसके ऊपर अपने हैंड्स पुट करना है एंड जो हैंड्स की ओपनिंग है उसे कहाँ पर रखना है, आपके माउथ पर रखना है। इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन एंड देन अगेन, क्या बोलना है अपने फ्रेंड को कि उस फोन पे रिंग करना है। लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, एंड एयर सक करते टाइम उस रिंग को सुनना है। डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर, तो साउंड जो है वो फेंटर हो गया, दैट मीन्स कि कम हो गया जब आप एयर सक कर रहे हो। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, डज द साउंड बिकम लाउड अगेन, एंड जब आपने उस ग्लास टम्बलर को माउथ से हटा दिया तो अगेन क्या साउंड जो है वो लाउड हो जाता है। सो इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा कि जब एयर का मीडियम है उस वाइब्रेशंस को तो क्या है, साउंड में क्या है, लाउड है। बट जब आप एयर को सक कर लोगे तो एयर नहीं बचेगी तो साउंड क्या है, फेंट हो जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैज समथिंग टू डू विद डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग? दैट मीन्स कि जो एयर का अमाउंट जब डिक्रीज हो रहा है तो उससे ही रिलेटेड है लाउडनेस का डिक्रीज होना भी। Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, you will not listen any sound. अगर आपने उस ग्लास टम्बलर में से पूरी एयर एक्सट्रैक्ट कर ली, पूरी एयर को क्या किया, सक कर लिया, उस कंडीशन में आपको फिर कोई भी साउंड नहीं सुनाई देगा। Actually, sound needs a medium to travel. क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is vacuum in the vessel. And किसी भी vessel से अगर air को completely remove कर देते हैं, then उस condition में हम क्या बोलते हैं, उस vessel में क्या हो गया है, vacuum है। The sound cannot travel through a vacuum, and sound क्या है, vacuum से travel नहीं होता है। मतलब कोई भी body, closed body जिसके अंदर कुछ भी नहीं present है, that means कि वो क्या है, vacuum है। Does sound travel in liquid? Let us find out. So हमने यहाँ पर ये तो देख लिया कि साउंड जो है वो एयर में ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि जब एयर को हम कम कर रहे हैं ग्लास से तो क्या हो रहा है, साउंड की इंटेंसिटी भी कम हो रही है बिकॉज ऑफ द लेस मीडियम। एंड जब एयर सफिशिएंट अमाउंट है तो साउंड प्रॉपरली सुनाई दे रहा है, बिकॉज एयर साउंड जो है वो कैसे ट्रैवल करता है, साउंड वेव्स जो है वो एयर में ट्रैवल करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि साउंड जो है वो लिक्विड्स में भी ट्रैवल करता है क्या? तो लेट अस फाइंड इट आउट बाय एक्टिविटी 13.8।
सो टेक अ बकेट और अ बाथ टब, इसके लिए क्या करना है, एक बाथ टब या फिर बकेट लेना है, फिल इट विथ क्लीन वाटर एंड देन इसको क्या करना है, क्लीन वाटर से फिल करना है। Take a small bell in your hand, shake this bell inside the water to produce the sound. अब एक small bell को लेकर उस water tumbler में उसको bell को रखना है water के inside and उसको vibrate होने देना है या उसको मूव करना है। अब आप जब बेल को शेक करोगे तो क्या होगा, उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा। तो जब वो बेल वाटर के अंदर है तब भी क्या साउंड सुनाई दे रहा है। Make sure that the bell does not touch the body of the bucket or the tub. So ये बस ध्यान रखना है कि ये जो बेल है वो इस बकेट की वॉल्स को टच ना करे। Place your ear जेंटली ऑन द वाटर सरफेस। अब क्या करना है, साउंड को सुनने के लिए वाटर सरफेस पे अपना ईयर रखना है। बी केयरफुल, द वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर। तो अब ये क्या ध्यान रखना है कि वाटर ईयर में एंटर ना हो। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल। सो बेल का साउंड सुनाई पड़ा आपको क्या, आपने जब ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया तो डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड। सो ये क्या इंडिकेट करेगा कि जो साउंड है वो लिक्विड्स में भी ट्रैवल करता है। और ये कब इंडिकेट होगा, जब आप ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करोगे। सो कंक्लूजन क्या निकलेगा ना कि आपको जब आप वाटर में बेल को शेक कर रहे हो तो आपको साउंड सुनाई देगा, क्योंकि वाइब्रेशंस जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो वाटर में से पास होकर कहाँ तक पहुँचेंगी, ईयर तक पहुँचेंगी। इसके और दूसरे एग्जांपल अगर हम देखें, जो फिश हैं, फिशेस आपस में कम्युनिकेशन कैसे करती हैं, विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशंस। एंड जो सबमरीन्स होती हैं वो भी वाटर में क्यों मूव कर पा रहे हैं, बिकॉज उनमें भी क्या है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं एंड वो उससे एनिमल्स दूर हो जाते हैं तो वहाँ से वो सबमरीन पास हो जाती है। दैट मीन्स कि वाटर में क्या है, साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। नाउ पहली इज टेलिंग समथिंग इंटरेस्टिंग। Oh, that is how whales and dolphins might be communicating under water. So जो whales और dolphins होते हैं वो water के अंदर communicate करते होंगे। That means कि water या liquid में से जो sound है वो pass कर सकता है, वो travel करता है। Let us find out if sound can travel through solids also. अब हमें क्या देखना है कि जो sound है वो क्या solid से भी pass हो जाता है। So in activity 13.9, let us find out. Take a meter scale or a long metal rod and hold its one end to your ear. अब क्या करना है, एक मीटर स्केल या फिर लॉन्ग मेटल रॉड को होल्ड करना है वन हैंड से एंड दूसरा हैंड होल्ड करने के लिए क्या है, यू हैव टू आस्क योर फ्रेंड और कजिन, आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल। अब उसको क्या बोलना है कि जो दूसरा हैंड है उसको होल्ड करके उस पर जेंटली स्क्रैच करना है या फिर टैप करना है। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग, आस्क योर फ्रेंड्स अराउंड यू इफ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। सो क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें ऐसा करने से कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है क्या, एंड इन केस अगर साउंड प्रोड्यूस होता है तो अपनी क्लासमेट्स को भी ये एक्टिविटी करने के लिए बताना है कि ये हम ट्राई करते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट में यहाँ पर वन एंड पे जब आप स्ट्राइक करोगे या स्टक करोगे कोई भी चीज़ या स्क्रैच करोगे तो दूसरे एंड पे साउंड सुनाई देगा या नहीं। You can also perform the above activity by placing your ear at one end of a long wooden or metallic table and asking your friend to gently scratch the other end of the table. तो क्या करना है यहाँ पर कि ये आप टेबल की हेल्प से भी कर सकते हो। तो वुडन या फिर मेटेलिक टेबल जो है उसमें वन एंड पे आपको बैठ के अपना हेड रखना है एंड फ्रेंड को बोलना है कि जेंटली वो टेबल के अदर साइड से स्क्रैच करे। What you will find? We find that sound can travel through wood or metal. So इससे क्या पता चल रहा है कि sound जो है वो wood या metal से travel कर सकता है। In fact, sound can travel through any solid. मतलब कि sound जो है ना वो किसी भी solid से पास हो जाता है, travel कर जाता है। You can perform interesting activities to show that sound can also travel through string. So अब हम क्या है और दूसरी एक्टिविटी भी ट्राई कर सकते हैं जिसमें हमें ये पता चलेगा कि साउंड जो है वो स्ट्रिंग्स की हेल्प से भी ट्रैवल करता है। Have you ever made a toy telephone? Can you say that sound can travel through strings? तो कभी आपने क्या ये टॉय टेलीफोन बनाया है? अगर बनाया है, अगर नहीं बनाया है तो इसको बना सकते हो। बहुत सिंपल सा है ये। इसका कंस्ट्रक्शन, 2 पेपर कप चाहिए आपको एंड एक सिंगल
थ्रेड, अब पेपर कप में होल्ड करके ये जो स्ट्रिंग या थ्रेड है ना इसको कनेक्ट करना है एंड देन इसे ऑब्जर्व करना है कि जो स्ट्रिंग है उसके हेल्प से साउंड वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रेवल करेगा या नहीं। We have learned so far that vibrating objects produce sound and it is carried in all directions in a medium. So अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कोई भी अगर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है एंड ये जो साउंड है वो किसी मीडियम की हेल्प में वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन मूव कर पाता है। The medium could be a gas, a liquid or a solid. So medium क्या है यहाँ पर, कोई गैस हो सकता है, कोई लिक्विड या फिर सॉलिड जिसमें कि साउंड ट्रेवल करता है। How do we hear it? So अब हम कैसे सुनते हैं ये साउंड? So here comes the structure of human ear. The eardrum is like a stretched rubber sheet. So ear हमारा ये human ear का structure है। So ह्यूमन ईयर में ईयरड्रम जो है वो क्या है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा है, रबर शीट जैसी होती है ना, तो उसको स्ट्रेच कर देते हैं, वैसा ही है सेम ईयरड्रम। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयरड्रम वाइब्रेट एंड जो साउंड्स के वाइब्रेशन होते हैं ना उसके हेल्प से ही जो ईयरड्रम है वो वाइब्रेट करता है। द ईयरड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर एंड ये जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं ना वो कहाँ पर जाते हैं, इनर ईयर पे जाते हैं। From there the signal goes to the brain and यहाँ inner ear से जो signals हैं वो brain तक पहुँच जाते हैं। That is how we hear. तो ऐसे ही क्या है, हम सुनाई देता है हमको। तो अब बाकी सारे जो पार्ट्स हैं ईयर में उसका फंक्शन क्या है, तो साउंड कलेक्ट कैसे हो रहा है, ईयर ड्रम तक कैसे पहुँचता है साउंड, विद द हेल्प ऑफ दिस ईयर पिन्ना या फिर आउटर ईयर। ये जो आउटर ईयर है ये साउंड्स को कलेक्ट करता है एंड वहाँ से लेके जाता है इस कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम तक। सो ईयर ड्रम की में जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं फिर तो वो वाइब्रेशंस जाते हैं इनर ईयर तक एंड वहाँ से सिग्नल्स मिल जाते हैं किसको, ब्रेन को। सो सारे जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन में कन्वर्ट होते हैं एंड ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल एंड वो सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देते हैं एंड हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि साउंड्स जो हैं वो क्या डिफरेंट साउंड्स हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशंस। तो यहाँ पर हम जो वाइब्रेशंस में अलग अलग साउंड्स है ना वो किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो ये सारी डेफिनेशंस देखते हैं अब हम। उसके पहले यहाँ पर पहली कुछ बोलती है उसको सुनते हैं। We must never put a sharp pointed or hard thing into our ear. So पहले आपको कॉशन दे रही है कि अपने ईयर में कभी भी कोई शार्प पॉइंटेड या हार्ड थिंग जो है ईयर ड्रम तक टच नहीं करना चाहिए। इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम, उससे क्या हो सकता है, ईयर ड्रम क्या है, डैमेज हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी अगर आप पिन भी लगाओगे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट तो वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। वैसे ही ईयर ड्रम भी डैमेज हो सकता है एंड द डैमेज्ड ईयरड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग। सो डैमेज अगर ईयरड्रम रहेगा ना तो हियरिंग भी इम्पेयर हो जाएगी, प्रॉपर हियरिंग नहीं होगी। अब हम देखते हैं क्या ये टॉपिक्स जो हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। We have learned that the to and fro motion of an object is known as vibrations. तो ये जो to and fro motions हैं उन्हें क्या बोलते हैं, vibrations बोलते हैं। This motion is also called oscillatory motion and ये जो to और fro motion है जो हमने क्लास 7th में पढ़ा है उसे और क्या बोला जाता है, oscillatory motion बोलते हैं। You have already learnt in earlier classes about the oscillatory motions and its time period. So आपने earlier classes में oscillatory motions के बारे में पढ़ा हुआ है and उसका time period भी क्या होता है, one oscillation complete करने के लिए जो time required है वो क्या होता है, time period। and oscillation क्या है, to and fro motion of an object. So the number of oscillations per second is called the frequency of ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट की जाती है, 1 सेकेंड में जितनी भी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रही है ना वो क्या हो जाता है, सिंपली फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज है। इट्स सिंबल इज Hz एंड सिंबल क्या यूज होता है उसके लिए, Hz। A frequency of 1 hertz is 1 oscillation per second. अगर 1 सेकेंड में 1 ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट मीन्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हर्ट्ज। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स
20 times in 1 second, what would be its frequency? So अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 टाइम्स ऑसिलेट कर रहे हैं कितने टाइम में? 1 सेकेंड में, देन व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी? सो सिंपल है, फ्रीक्वेंसी वुड बी 20 हर्ट्ज. You can recognize many familiar sound without seeing the object producing them. So आप काफ़ी सारे familiar sounds जो है वो face करते हो, recognize करते हो. Even कई बार आप वो objects भी नहीं देख पाते हो and आप वो sound जो है वो recognize कर लेते हो. How is it possible? तो ये कैसे possible है कि आप sound तक recognize कर लेते हो? वो तो आपको दिख भी नहीं रहा है. These sounds must be डिफरेंट टू इनेबल यू टू रिकॉग्नाइज दैम. उन साउंड्स में क्या होता है ना, कुछ डिफरेंस होता है जिसकी हेल्प से हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट? सो क्या फैक्टर्स हैं वो जो डिफरेंट बनाते हैं उन साउंड्स को? तो क्या है? एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. सो दे आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड. किसी भी साउंड की जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है वो है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. उसके बेसिस पर ही उस साउंड को हम वेरीफाई कर पाते हैं या फिर रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी? तो साउंड के बेसिस पर आप क्या एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? सो येस, ऑन द बेसिस. तभी तो हम ये डिफरेंट साउंड टाइप के जो साउंड सुनते हैं, अभी आपने स्टार्टिंग में ही देखा था कि लाउडनेस एंड जो लाउडर साउंड एंड लो पिच साउंड जो है वो कैसे होता है? बिकॉज लाउड साउंड कब होगा? जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा. एम्पलीट्यूड ज़्यादा है मतलब कि वो जो वेव्स हैं वो हाई एनर्जी के साथ आ रही हैं. साउंड वेव्स जो हैं जब हाई एनर्जी के साथ आएंगी तो हाई साउंड होगा, लाउड साउंड होगा. एंड जब वो लो एनर्जी के साथ आएंगी तो लो साउंड होगा. तो क्या है, हम सिंपली एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से साउंड में जो डिफरेंसेस हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाउडनेस एंड पिच. अब लाउडनेस एंड पिच क्या होता है वो हम देखते हैं एक्टिविटी 13.11 से. टेक अ मेटेलिक टम्बलर एंड टेबल स्पून. स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर. सब एक टेबल स्पून लेना है एंड एक टम्बलर लेना है मेटेलिक. इस मेटेलिक स्पून से टम्बलर को क्या करना है? स्ट्राइक करना है. हियर द साउंड प्रोड्यूस. अब जो साउंड प्रोड्यूस है उसको सुनो. नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन. तो क्या है, एक बार आपको थोड़ा सा स्लोली उस पर स्ट्राइक करना है एंड दूसरी बार थोड़ा हाई एंड स्पीड से उसको स्ट्राइक करना है रिम पे. क्योंकि यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइम ये जो है आप स्लोली जब स्ट्राइक करोगे तो वाइब्रेशंस एंड जो साउंड है वो डिफरेंट होगा. एंड जब आप इसको हार्डली स्ट्राइक करोगे उस कंडीशन में साउंड जो है वो डिफरेंट होगा. सो इज द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड? तो जब आपने इस टेबल स्पून से इस टम्बलर को हार्डली स्ट्रक किया तो उस टाइम पे साउंड लाउड था, या फिर जब आपने स्लोली स्ट्रक किया था तब साउंड लाउड था? सो क्या होगा ना, जब आपने इसको हार्डली स्ट्रक किया था ना विथ फोर्स, उस कंडीशन में जो साउंड है वो लाउडर होगा. Now suspend a small thermocol ball touching the rim of the tumbler. अब क्या करना है, एक थर्माकोल बॉल को एक थ्रेड की हेल्प से हैंग करना है एंड ऐसे हैंग करना है कि वो टम्बलर की रिम को टच करे. वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट. एंड अब क्या करो, उस थर्माकोल बॉल को टम्बलर की रिम से स्ट्राइक करो. सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस्ड. अब जब ये जो टम्बलर है वो वाइब्रेट हो रहा है तो कोई भी थर्माकोल बॉल उस पर आएगी तो वाइब्रेशंस की वजह से क्या होगा, वो मूव करेगी. सो ये मूवमेंट जो हो रही है ना, कितने दूर तक है आपको वो मेजर करना है. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज द मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द टम्बलर. तो टम्बलर की जो वाइब्रेशंस है ना उसकी एम्पलीट्यूड हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि कितना दूर तक ये जो थर्माकोल बॉल है वो मूव कर रही है. Now strike the tumbler gently and then a little harder. अब क्या करना है, फिर से टम्बलर को स्ट्राइक करना है थोड़ा सा जेंटली एंड देन अगेन विथ फोर्स एंड हार्डनेस. दोनों कंडीशन में फिर ऑब्जर्व करो आप कि ये जो थर्माकोल बॉल है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है. Compare the amplitudes of vibrations of the tumbler in the two cases. In which case is the amplitude larger? तो क्या होगा ना, जब वाइब्रेशंस फास्ट हैं दैट मीन्स कि जब आपने हार्डली स्ट्राइक किया है
उस कंडीशंस में ये थर्माकोल बॉल दूर जाएगी, दैट मीन्स कि उस कंडीशन में क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड हाई है। एंड जब थर्माकोल बॉल कम डिस्टेंस कवर कर रही है उस कंडीशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड लोअर होगा। तो ये जो लाउडनेस हमने पढ़ा, लाउडनेस क्या है, so loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibrations producing the sound। जो loudness है वो किसके proportional है, amplitude के square के। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो loudness is proportional to square of amplitude, amplitude का square के proportional है। For example, if the amplitude becomes twice, the loudness increases by a factor of 4। अगर amplitudes को हम क्या कर दें, डबल कर दें, तो यहाँ पर ये कर दिया 2a, तो loudness कितनी हो जाएगी, 2a का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 4a स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगी। The loudness is expressed in a unit called decibel, and loudness को मेजर करने की यूनिट क्या है, एक्सप्रेस करने की यूनिट क्या है, डेसिबल। फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करने की यूनिट क्या पढ़ी, हर्ट्ज। The following table gives some idea of the loudness of sound coming from various sources। and क्या है ये जो टेबल गिवन है ना, ये कुछ कॉमन साउंड्स का जो लाउडनेस है उसकी इंटेंसिटी दी हुई है कि कितना लाउडनेस किस साउंड में होता है। जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग है उसमें साउंड कितना है, 10 डेसिबल है। सॉफ्ट विस्परिंग जो होती है जो 5 मीटर तक हियरेबल है उसमें कितना डेसिबल लाउडनेस होती है, 30 डेसिबल। देन नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जो है उसकी लाउडनेस कितना है, 60 डेसिबल। बिजी ट्रैफिक अगर है तो वो साउंड कितना है, 70 डेसिबल। एंड फैक्ट्री जो है वो 80 डेसिबल। अभी यहाँ पर एक जो चीज़ है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जनरली आ जाती है कि अबव 80 डेसिबल द नॉइस बिकम फिजिकली पेनफुल। तो 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर कोई साउंड है ना तो वो क्या बन जाता है, नॉइस, एंड वो फिजिकली पेनफुल होता है ईयर्स के लिए। The loudness of sound depends on its amplitude। तो loudness किस पे डिपेंड कर रही है, amplitude पे डिपेंड कर रही है। When the amplitude of vibration is larger, the sound produces loud। जब amplitude जो है वो large होगा तो उस conditions में क्या होगा, loud sound होगा। When the amplitude is small, the sound produces feeble। and जब amplitude जो है वो small होगा तो sound भी क्या होगा, feeble होगा, उतना loud नहीं रहेगा। Compare the sound of a baby with that of an adult। अब आप किसी बेबी और अडल्ट का साउंड कंपेयर करो तो आपको ऑब्वियसली डिफरेंट मिलेगा ना। सो क्यों होता है, इज देयर एनी डिफरेंस, तो कुछ डिफरेंस है तो ऑब्वियसली होगा ही डिफरेंस। Even if two sounds are equally loud, they differ in some वे। तो अगर कोई दो साउंड्स है ना इक्वली लाउड हैं उसके बाद भी कुछ और जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो साउंड को डिफरेंट कर देते हैं। एंड लेट अस सी हाउ, कैसे होता है ये। बूझो क्या बोल रहा है कि आई वंडर वाई माई वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर। तो बूझो की वॉइस उसके टीचर से डिफरेंट क्यों है। तो अब सबकी वॉइस डिफरेंट डिफरेंट क्यों होती है, द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड। तो क्यों है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। अब फ्रीक्वेंसी ये डिसाइड करती है कि किसी भी साउंड का श्रिलनेस एंड पिच जो है वो क्या होगा। If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch। तो अगर किसी का वाइब्रेशंस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है दैट मीन्स कि पिच भी क्या होता है, हायर है। And if the frequency of vibrations is lower, we say that the sound has a lower pitch। तो higher frequency, higher pitch, lower frequency, lower pitch। For example, a drum vibrates with a low frequency, therefore it produces a low pitched sound। So ड्रम जो है उसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, कम होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 सेकेंड में, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। सो ड्रम को जब आप उसकी मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन जो हो रहे हैं ना उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, दैट इज वाई उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लो पिच साउंड है। On the other hand, a whistle has a high frequency and therefore produces a sound of higher pitch। और जो whistle है उसमें high frequency है, that is number of oscillations per second is more, that is why वहाँ से क्या होता है, higher pitch produce होती है। A birds make high pitched sound whereas a lion make a low pitched roar। तो lion की जो roar होती है वो low pitched होती है and जो bird का sound होता है वो high pitch होता है।
However, the roar of lion is very loud while the sound of the bird is quite feeble. तो अब यहाँ पर देखो आप हाई पिच एंड लो पिच लाउडनेस से डिफरेंट है, क्योंकि लायन का जो साउंड है वो बहुत लाउड होता है बट लो पिच्ड है, एंड उसी साइड पे बर्ड का जो साउंड है वो फिबल है बट हाई पिच्ड है. Every day you hear the voices of children and adults. So अब आप डेली ही चिल्ड्रंस और अडल्ट की वॉइसेस सुनते होगे. Do you find any difference in their voices? तो उनकी वॉइसेस में भी कुछ डिफरेंस होता है क्या? Can you say that frequency of the voice of a child is higher than that of an adult? So आप ये बोल सकते हो क्या कि जो अडल्ट की फ्रीक्वेंसी है वो कंपैरेटिवली किसके चाइल्ड के कंपैरिजन में कम होती है? सो यस, क्योंकि जो साउंड है वो लो पिच होता है अडल्ट में, एंड चाइल्ड्स में क्या है, हायर पिच होता है. Usually the voice of women has a higher frequency than that of a man. And अगर women and men में कंपेयर करते हैं तो किसका साउंड हायर फ्रीक्वेंसी होता है? women का, बिकॉज वो ही हाई पिच प्रोड्यूस करते हैं. तो women and men का अगर कंपेरिजन करते हैं तो लाउडनेस मे बी पॉसिबल मोर हो कहाँ पर, men की वॉइस में, बट पिच हायर कहाँ पर होती है? women की वॉइस में, क्योंकि उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है. अब आते हैं क्या हमने पढ़ लिया लाउडनेस, श्रिलनेस, हायर पिच और लोअर पिच. अभी देखते हैं क्या ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स. कई सारे साउंड जो आप सुन सकते हो एंड कई सारे साउंड जो है वो हम सुन ही नहीं सकते हैं. We know that we need a vibrating body for the production of sound. तो हमें साउंड की प्रोडक्शन के लिए एक वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए. Can we hear the sound of all vibrating bodies? तो आप क्या सारे ही vibrating bodies के जो साउंड है वो सुन सकते हो? The fact is that sounds of frequencies less than about 20 vibration per second cannot be detected by human ear. So human ear क्या है ना कि कोई भी साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड से कम है, देन फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से कम है, उस कंडीशन में क्या है, हम साउंड को नहीं सुन सकते. Such sounds are called inaudible. ऐसे साउंड्स को हम क्या बोल देते हैं? inaudible. On the other side, sounds of frequency higher than about 20,000 vibration per second or 20 kilohertz are also not audible to the human ear. तो 20 hertz से below and 20 kilohertz से ज़्यादा अगर साउंड है, सो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? inaudible, जो कि ह्यूमंस की हियरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड है. Thus, for human ear, the range of audible frequencies is roughly from 20 to 20,000 hertz. So, किस रेंज में होती है hearing capability? 20 hertz से लेके 20,000 hertz के बीच में. Now here is some additional information. Some animals can hear sound of frequency higher than 20,000 hertz. So कुछ animals क्या है वो 20,000 hertz से ज़्यादा का भी sound जो है वो सुन सकते हैं. Dogs have this ability and ये ability generally किस में होती है? Dogs में होती है. The police use high frequency whistles which dogs can hear but humans can not. So police जो है वो इतनी high frequency whistles का use करते हैं जो dogs तो सुन लेते हैं but humans जो है वो नहीं सुन पाते. The ultrasound equipment familiar to us for investigating and tracking any medical problem works at frequency higher than 20,000 हर्ट्ज. तो जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स हैं वो भी क्या है, कितना फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं? मोर देन 20,000 हर्ट्ज. एंड ये किस लिए यूज होते हैं? मेडिकल प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है. अभी ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड तो हमने डिसाइड कर लिया. नेक्स्ट क्या आता है? नॉइस एंड म्यूजिक. अभी नॉइस एंड म्यूजिक में क्या डिफरेंस है? आप तो यही बोलोगे कि दोनों ही तो साउंड है, बट डिफरेंस क्या है? So let's see here. We hear different types of sound around us. तो हम अपने सराउंडिंग में क्या है ना, बहुत अलग अलग टाइप के साउंड तो सुनते हैं. Is the sound always pleasing? तो साउंड जो आप सुनते हो वो हमेशा ही प्लीजिंग होता है क्या? Does a sound sometimes cause discomfort to ear? तो कई बार क्या कोई साउंड ईयर्स के लिए डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग क्रिएट करता है. Some sounds are pleasing to the ear whereas some are not. But अब ये कॉमन है कि कुछ साउंड जो है वो प्लीजेंट होते हैं बट कुछ जो दूसरे हैं वो इतने प्लीजेंट नहीं होते ईयर्स के लिए. सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड. तो अब क्या है, आपके अगर नेबरहुड में कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है
आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग? तो जो कंस्ट्रक्शन साइट से साउंड आता है वो क्या प्लीजिंग है? बिल्कुल भी नहीं। डू यू एंजॉय द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ बसेज एंड ट्रक्स? तो जो हॉर्न्स का साउंड होता है वो क्या प्लीजिंग है? उसे एंजॉय कर सकते हो आप या करते हो? सच अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। तो यही जो अनप्लीजेंट साउंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नॉइस बोलते हैं। In a classroom, if all the students speak together, what would the sound produced be called? तो अगर क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स एक साथ बोलने लगते हैं तो उस साउंड को क्या बोलेंगे हम? प्लीजेंट होगा क्या वो? बिल्कुल भी नहीं होगा, तो वो भी क्या हो जाएगी? नॉइस हो जाता है। On the other hand, you enjoy sounds from musical instruments। तो हम क्या एंजॉय करते हैं? जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो एंजॉय करते हैं। म्यूजिकल साउंड इज वन विच इज प्लीजिंग टू द ईयर। सो म्यूजिकल साउंड क्या होता है? जो कि ईयर्स के लिए प्लीजिंग हो। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड। तो हारमोनियम से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो गया? म्यूजिकल साउंड। एंड ये क्या है? ईयर्स के लिए प्लीजिंग भी है। The string of a sitar also gives out a musical sound। and जो सितार है उससे भी म्यूजिकल साउंड आता है। But if a musical sound becomes too loud, would it remain melodious? अगर म्यूजिकल साउंड भी बहुत ज़्यादा लाउड हो जाए उस कंडीशन में क्या होता है? वो मेलोडियस रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो भी क्या बन जाता है? नॉइस। सो क्लियर है ना कि नॉइस एंड म्यूजिक में क्या डिफरेंस हो गया? जो प्लीजेंट साउंड है वो म्यूजिक है एंड जो अनप्लीजेंट है वो क्या है? साउंड है। अब अनप्लीजेंट जो साउंड है वो नॉइस है तो वो क्या क्रिएट करेगा? नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो नॉइस पॉल्यूशन है इस टॉपिक में। यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन पता है कि एयर में अनवांटेड पार्टिकल्स आ जाते हैं। वाटर पॉल्यूशन मतलब वाटर में अनवांटेड पार्टिकल्स हैं। सो वैसे ही नॉइस पॉल्यूशन है कि एयर में अनवांटेड नॉइस अगर आ जाती है सो वो क्या क्रिएट करती है? नॉइस पॉल्यूशन। Presence of unwanted gases and particles in air is called air pollution. Similarly, presence of excessive or unwanted sounds in the environment is called noise pollution. तो environment में अगर unwanted sounds की amount increase हो जाता है वो क्या create करता है? noise pollution. Can you list some sources of noise pollution? तो noise pollution के कुछ sources क्या है? एरोप्लेन का जो साउंड होता है, तो मतलब एयरपोर्ट अगर सिटी में लगाया बीच में कहीं तो उससे बहुत डिस्टर्बेंस होगा, बहुत नॉइज पोल्यूशन होगा। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, हैवी मशीनरीज, व्हीकल्स, ये सब क्या क्रिएट करते हैं? नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। मेजर कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा। तो क्या है? नॉइज पोल्यूशन के मेजर कॉजेज क्या है? जो व्हीकल से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो क्रैकर्स बस्टिंग से साउंड प्रोड्यूस होता है, क्रैकर जब एक्सप्लोड होते हैं उस टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मशीन्स या लाउड स्पीकर से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब क्या है? नॉइस क्रिएट करता है एंड नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करता है। व्हाट सोर्सेज इन द होम में लीड टू नॉइस? एंड घर पे क्या सारे सोर्सेज हैं जो नॉइस प्रोड्यूस करते हैं या फिर नॉइस पॉल्यूशन तक ले जाते हैं? सो अगर आप बहुत लाउड साउंड में टीवी ऑन करते हो, देन उसके बाद जो गैजेट्स हैं घर पे, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम, तो हाई वॉल्यूम में अगर आप ये चला रहे हो, सम किचन अप्लायंसेज, डेजर्ट कूलर, एयर कंडीशनर ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइस पोल्यूशन। तो काफ़ी सारे घर पे भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर मशीन्स होती हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि नॉइस होता है। एंड नॉइस होता है दैट मीन्स कि वो नॉइस पोल्यूशन कॉज करता है। क्लियर हो गया? तो अनवांटेड साउंड जो है वो क्या होता है? नॉइस होता है एंड उससे जो पोल्यूशन हो रहा है, जो हार्म हो रहा है, वो क्या हो जाता है? नॉइस पोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम हियर इज व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन? अब नॉइस पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट क्या है? डू यू नो दैट presence of excessive noise in the surroundings may cause many health related problems? So क्या है ना, अगर जो एक्सेसिव नॉइस है वो सराउंडिंग में रहती है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए तो डायरेक्टली क्या कॉज करती है? वो हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी एंड मेनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर मे बी कॉज्ड बाय नॉइस पोल्यूशन। तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो हैं बॉडी के, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, ये सब किसकी वजह से भी हो सकता है?
नॉइज पॉल्यूशन की वजह से भी होता है। अ पर्सन हु इज exposed to a loud sound continuously may get temporarily or even permanent impairing of hearing। so अगर कोई पर्सन क्या है लाउड साउंड एक्सपोज किया जाए वहां पे कंटिन्यूसली तो कुछ टाइम के लिए या कई बार परमानेंट इम्प्रूवमेंट भी हो जाता है हियरिंग में। दैट मीन्स कि वो सुनने में उनको प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट है मेजर्स टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन। सो अब नॉइज पॉल्यूशन क्या है, हार्मफुल है, देन कुछ मेजर्स भी होने चाहिए उसको लिमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। सो टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज। तो अगर हमें नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल करना है ना तो हमें सबसे फर्स्ट चीज क्या करनी पड़ेगी, नॉइज के मेजर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड, ये कैसे हो सकता है? फॉर दिस silencing devices must be installed in aircraft engines, transport vehicles, industrial machines and home appliances। तो जो बहुत ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, लाउड म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, उन मशीन्स में क्या इंस्टॉल कर देना चाहिए, साइलेंसर्स। जो डिवाइसेस होते हैं साइलेंसर डिवाइस वो इंस्टॉल कर देना चाहिए। हाउ कैन द नॉइज पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड बाय अ रेसिडेंशियल एरिया? इन अ रेसिडेंशियल एरिया, सो अगर कोई रेसिडेंशियल एरिया है वहां पर नॉइज पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर रख सकते हैं हम? तो ऑल द नॉइसी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंशियल एरिया। तो रेसिडेंशियल एरिया के आसपास जो भी फंक्शंस, प्रोग्राम्स या ऑपरेशंस होते हैं उनको क्या करना है, थोड़ा सा दूर ऑर्गेनाइज कराना चाहिए। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज। एंड जो रेसिडेंशियल एरिया है उसके नियर बाय क्या है, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री सेटअप नहीं करना चाहिए। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज। अब जो ऑटोमोबाइल्स एंड हॉर्न्स का साउंड होता है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स। जो टीवी को एंड म्यूजिक सिस्टम है वो लो वॉल्यूम पे चले। Tree must be planted along the roads and around buildings to cut down the sound reaching the residents, thus reducing the harmful effect of noise pollution। तो ये सारे गैजेट्स तो मिनिमाइज कर ही सकते हैं। साइड बाय साइड एक और चीज़ क्या की जा सकती है, ट्री प्लांटेशन करके। ट्री प्लांटेशन से क्या होगा, तो साउंड वेव्स जो एक्सेस में है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड उससे क्या होगा, नॉइज पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि नॉइज पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो चैप्टर हमने पढ़ा साउंड, वो एंड होता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड कैसे ट्रांसमिट कर रहा है। एयर, वाटर एंड लिक्विड की एयर, वाटर एंड सॉलिड जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट है साउंड को ट्रेवल करने के लिए। कौन से टाइप का साउंड जो है वो ऑडिबल एंड इनऑडिबल की कैटेगरी में आता है। देन उसके बाद नॉइज एंड म्यूजिक में क्या डिफरेंस होता है। अबाउट द जल तरंग वी डिस्कस सो मैनी टॉपिक्स। Now let's start the exercise of this chapter. So the first question is choose the correct answer and here first one is sound can travel through. Sound travel कर सकता है। First option is gases only. Second one is solids only. Third option is liquids only and fourth option is solid, liquids and gases। तो हमने चैप्टर में पढ़ लिया है कि जो साउंड है वो सॉलिड से भी ट्रैवल करता है, कि अगर आप किसी वुडन टेबल के कॉर्नर पे हो एंड दूसरे साइड से आपका फ्रेंड स्क्रैच कर रहा है उस टेबल को तो साउंड हियर होता है। दैन लिक्विड्स में भी साउंड ट्रेवल करता है। अगर आप लिक्विड में किसी बेल को शेक करोगे तो क्या है, उसमें जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे वो आप सुन सकते हो। एंड गैसेस में तो हम बहुत ही कॉमनली साउंड जो है वो हियरिंग होती है, क्योंकि कॉमन जो आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो सब जगह ही क्या है, एयर प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि साउंड किस में से ट्रैवल कर रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सेकेंड क्वेश्चन है वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सो किसकी वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होगी, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, अ मैन और अ वुमेन। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, एक मैन की वॉइस की, बिकॉज उसी कंडीशन में क्या है, हमने पढ़ा चैप्टर में कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम होंगे पर सेकेंड, दैट इज वाई फ्रीक्वेंसी कम है। एंड द रिजल्ट ऑफ विच
as a result of which the pitch will be lower. Higher frequency में higher pitch होती है and lower frequency में lower pitch होती है. तो एक man की voice की frequency क्या है, सबसे कम होगी. Then third question is, in the following statement take T against those which are true and F against those which are false. So simply यहाँ पर हमें true false बताना है. So first हम देखते हैं क्या है, sounds can travel in वैक्यूम. तो साउंड्स जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं क्या, तो साउंड्स कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, सॉरी. तो साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकते. तो इट इज ट्रू बिकॉज साउंड्स जो है वो ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है एंड वैक्यूम का मतलब क्या हो जाता है, वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होता है. इवन किसी ऑब्जेक्ट में से एयर भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या बचता है, वैक्यूम बचता है. तो वो कोई भी मीडियम नहीं है. दैट इज वाई साउंड जो है उसमें से ट्रैवल नहीं करता. सेकेंड दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड जो होती हैं वो क्या डिफाइन करता है, it defines a frequency. that is why ये क्या हो जाएगा, false, क्योंकि number of oscillation per second time period नहीं decide कर रहा. Third one is, if the amplitude of vibration is large, sound is feeble. अगर जो amplitude है ना वो क्या हो गया, large होगा, तो sound क्या है, feeble होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा. अगर amplitude ज़्यादा है तो sound भी loud होगा. तो ये क्या हो जाएगा, false. Fourth one is, for human ears the audible range is 20 Hz to 20,000 Hz. तो हमने ये अभी देखा था कि जो audible range होती है कि अगर below 20 Hz है तो हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगा एंड more than 20,000 Hz है तो वो भी सुनाई नहीं देगा. तो ये क्या हो जाएगा, true, क्योंकि यही audible range है. देन उसके बाद E दिया हुआ है, the lower the frequency of vibration the higher is the pitch. तो lower frequency में हायर पिच होती है क्या, तो ये फॉल्स है क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी है तो पिच लो होगी एंड हायर फ्रीक्वेंसी की कंडीशन में हायर पिच होगी. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स. देन सिक्स्थ वन इज, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक. तो अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड तो क्या होता है, नॉइस होती है. तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स. देन लास्ट वन इज, नॉइस पॉल्यूशन मे कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट. तो नॉइस पॉल्यूशन से क्या हो सकता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकते हैं. तो ये क्या हो गया, ट्रू. देन क्वेश्चन फोर्थ आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड. फर्स्ट इज, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो क्या होता है, टाइम पीरियड. तो यहाँ आ जाएगा टाइम पीरियड. एंड 1 सेकेंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है वो क्या डिसाइड करते हैं, द फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर अब सेकेंड है, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द. लाउडनेस कैसे डिटरमाइन करते हैं, जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन का. सेकेंड वन में क्या आएगा, एम्पलीट्यूड. तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही लाउड साउंड होगा एंड अगर एम्पलीट्यूड कम है तो फीबल साउंड होगा. तो लाउडनेस कौन डिटरमाइन कर रहा है, एम्पलीट्यूड. थर्ड वन इज, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज. फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज, एंड इसे हम क्या कैसे डिनोट करते हैं, HZ से. फोर्थ इज, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड. जो अनवांटेड साउंड है वो क्या होता है, नॉइज, एंड जो प्लीजेंट साउंड है वो होता है क्या, म्यूजिक. Fifth one is, shrillness of a sound is determined by the. जो साउंड में श्रिलनेस या फिर पिच है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी. नाउ क्लियर. देन फिफ्थ क्वेश्चन आता है अब, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड. अगर कोई पेंडुलम है कितने टाइम ऑसिलेट कर रहा है, 40 टाइम ऑसिलेट कर रहा है. कितने टाइम में, 4 सेकेंड्स में. व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो अगर आप डेफिनेशन रिकॉल करो तो आप क्या देखोगे, टाइम पीरियड क्या है कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं वो जो भी टाइम पीरियड ले रही हैं कंप्लीट होने में, कि एक ऑसिलेशंस कितने टाइम में कंप्लीट होगी, तो वो क्या हो जाता है, टाइम पीरियड है. तो हम सबसे फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करेंगे, टाइम पीरियड. वो कैसे फाइंड आउट होगा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम अपॉन द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस.
क्लियर है। तो ये क्वेश्चन 5 में हम फर्स्ट फाइंड आउट कर रहे हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दैट आर कंप्लीटेड, सो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सो जो भी टाइम लग रहा है ऑसिलेशंस को कंप्लीट होने में वो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। तो टाइम दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 4 सेकेंड्स, एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितना है, 40। तो कितना हो गया ये 1/10 और 0.1। क्लियर है। यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ पर टाइम की यूनिट तो है बट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस की तो यूनिट है ही नहीं, दैट इज वाई आंसर कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। टाइम पीरियड आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं अब। तो ये 5th क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम। क्लियर है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है, 40, एंड टाइम कितना है, 4 सेकेंड्स। तो ये कितना आंसर आ गया, 10। यूनिट क्या हो जाएगी, हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। सो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। देन क्वेश्चन 6 है, द साउंड फ्रॉम अ मस्किटो इज प्रोड्यूस्ड when it vibrates its wing at an average rate of 500 vibrations per second। तो एक मस्किटो क्या है, उसके विंग्स वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, एंड वो जो विंग्स वाइब्रेट होने का साउंड है, टाइम पीरियड है वो क्या है कि 1 सेकेंड में 500 टाइम्स वो वाइब्रेट कर रहे हैं। What is the time period of the vibrations? तो वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 6 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड। फॉर्मूला क्या होता है, टाइम अपॉन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो क्या हो गया, टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 1 सेकेंड पर सेकेंड, दैट मीन्स की 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं, 500। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.002 सेकेंड्स। क्लियर है। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 0.002 सेकेंड्स। तो आंसर कितना हो गया, टाइम पीरियड आ गया हमारा। देन क्वेश्चन 7 आता है अब, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब इन इंस्ट्रूमेंट्स में कौन से जो पार्ट्स हैं वो वाइब्रेटिंग पार्ट्स हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट वन दिया हुआ है ढोलक। ढोलक में क्या होती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है जिसपे स्टक करने से या बीट करने से साउंड प्रोड्यूस होता है। देन सितार है, तो सितार में क्या है, स्ट्रिंग्स होती हैं, तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड देन फ्लिट में क्या होती है, एयर कॉलम्स होते हैं, जो होल्स होते हैं ना वो क्या है, एयर कॉलम्स है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है ये। तो अब क्वेश्चन 8 आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक, कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम। सो क्या है, म्यूजिक एंड नॉइज में क्या डिफरेंस है और क्या जो म्यूजिक है वो नॉइज बन जाता है कई बार। तो आंसर होगा, फर्स्ट हम बताएंगे कि नॉइज एंड म्यूजिक क्या होते हैं। तो द टाइप ऑफ साउंड दैट इज अनप्लीजेंट इज नोन एज नॉइज। तो जो अनप्लीजेंट साउंड है वो हो गया नॉइज, एंड जो प्लीजेंट साउंड है, द साउंड दैट इज प्लीजेंट इज नोन एज म्यूजिक। यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हो नॉइज में कि जो फैक्ट्रीज एंड रेलवे स्टेशन पे साउंड्स होते हैं वो नॉइज है बिकॉज वो अनप्लीजेंट है। एंड जो म्यूजिक है, आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो या फिर मूवीज जब वॉच करते हो तो उस टाइम पे जो साउंड होते हैं वो क्या है, प्लीजेंट साउंड है। एनिमल्स एंड बर्ड्स का साउंड जो है वो प्लीजेंट साउंड है। तो यहाँ पर हमने म्यूजिक एंड नॉइज की डेफिनेशन एंड उसके एग्जाम्पल से डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों को। अब ये जो क्वेश्चन है कि म्यूजिक जो है वो कई बार नॉइज बन जाता है क्या, तो आंसर होगा क्या, यस। अगर म्यूजिक का जो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर दिया जाता है, लाउडनेस इंक्रीज कर देते हैं, तो वो म्यूजिक किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नॉइज में। देन क्वेश्चन 9 है, लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन अवर सराउंडिंग। तो आपके सराउंडिंग में नॉइज पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या होंगे कॉमन, व्हीकल्स का साउंड है, किचन अप्लायंसेस का साउंड होता है, क्रैकर्स के बर्स्ट होने से जो साउंड आता है, या फिर जो लाउड स्पीकर और टीवी ट्रांजिस्टर्स का साउंड है, ये सारे कुछ साउंड्स हो सकते हैं जो कि नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं।
Then question 10th is explain in what ways noise pollution is harmful to human. Noise pollution humans के लिए harmful क्यों है? Because noise pollution से जो है बहुत सारे जो disorders हैं body में वो होने लगते हैं, जैसे कि hypertension, anxiety, stress, lack of sleep. तो ये सारे जो disorders हैं किससे होते हैं? Noise pollution से. तो इसलिए ये humans के लिए harmful है. So the next question is your parents are going to buy a house. They have been offered one on the roadside and another 3 lanes away from the roadside. So आपके पेरेंट्स अगर हाउस बाय करना चाह रहे हैं एंड उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो रोड साइड पर है हाउस एंड दूसरा हाउस कहाँ पर है? 3 lanes away from the roadside. Which house would you suggest your parents should buy? So आप कौन सा हाउस लेने के लिए सजेस्ट करोगे? Explain your answer. तो आपका यहाँ पर आंसर तो इजी आ जाएगा कि कौन सा हाउस सजेस्ट करोगे जो कि रोड साइड से 3 लेन इनसाइड है. उसका रीज़न क्या होगा? क्योंकि जो रोड साइड पर हाउस रहेगा ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस आएगा. नॉइस किस चीज़ का होगा? जो व्हीकल्स होंगे ना तो वो डे एंड नाइट रनिंग व्हीकल्स का साउंड जो है नॉइस क्रिएट करेगा. वेयरएज जो 3 लेन्स इनसाइड हाउस है वहाँ पर नॉइस की इंटेंसिटी जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी बिकॉज डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा एंड इसीलिए वो क्या होगा? थोड़ा सा पीसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा. दैट इज आप कौन सा हाउस सजेस्ट करोगे? विच इज 3 lanes inside. नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर है स्केच लैरिंग्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स. तो यहाँ पर क्या करना है? लैरिंग्स जो है उसका स्केच ड्रॉ करना है आपको एंड उसके फंक्शन बताना है अपने वर्ड्स में. तो ऑब्वियसली आप अपने वर्ड्स में ही आंसर लिखते हो. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट. तो लैरिंग्स को हम और क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं. एंड ये कहाँ पर है? इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ विंड पाइप. विंड पाइप के अपर एंड पर है. तो जो 2 वोकल कॉर्ड्स है ना वो स्ट्रेच्ड होती हैं वॉइस बॉक्स के अराउंड, या फिर लैरिंग्स. वॉइस बॉक्स का दूसरा नेम क्या है? लैरिंग्स है. तो लैरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स के दोनों साइड पर क्या है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स होती हैं. ऐसे वो एंड वो जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन इस टाइप से प्लेस्ड होती हैं कि उसके बीच में से क्या है? नैरो स्लिट या फिर पैसेज ऑफ एयर पास होने के लिए स्पेस होती है. और जब लंग से क्या है फोर्सफुली एयर आती है ना तो वो स्लिट से पास होती है एंड उससे क्या होता है? वोकल कॉर्ड से जो मेम्ब्रेन्स अटैच्ड है ना वो वाइब्रेट होने लगती हैं एंड वो जो मेम्ब्रेन्स वाइब्रेट होती हैं तो क्या करती हैं? साउंड प्रोड्यूस करती हैं. और जो मसल्स अटैच्ड होते हैं ना वोकल कॉर्ड से वो भी क्या है? लाइस लूज और टाइट होते हैं, जिसकी वजह से साउंड्स में जो इंटेंसिटी चेंज होती है ना कि कई बार साउंड की इंटेंसिटी क्या है? बहुत हाई है, कई बार साउंड की इंटेंसिटी कम है. तो वो किस पे डिपेंड करती है? ऑन द मसल्स दैट आर अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड. क्लियर है? यहाँ पर हमने लैरिंग्स का फंक्शन बता दिया कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी हेल्प से होता है? लैरिंग्स की हेल्प से ही होता है. एंड इवन हमने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हो रहा है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इज lightning and thunder takes place in the sky at the same time and at the same distance from us. तो lightning भी sky में हो रही है, thundering भी वहीं पर हो रही है, जो sounds आते हैं तो ये सेम टाइम और सेम डिस्टेंस पर हो रही है. बट lightning is seen earlier and thunder is heard later. कैन यू एक्सप्लेन वाई? बट हम जो लाइटनिंग है उसको पहले देख लेते हैं, उसके काफ़ी टाइम बाद जो थंडरिंग का नॉइस है वो हमें सुनाई देता है. तो इसका रीज़न ये है कि जो लाइट की स्पीड है ना वो इट इज़ वे मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड. तो साउंड की स्पीड अगर कम है तो वो स्लो ट्रैवल कर रही है. अब दोनों ने ट्रैवल करना स्टार्ट साथ में किया है बट क्योंकि लाइट ज़्यादा फास्टली ट्रैवल कर रही थी इसलिए पहले दिख जाती है हमको एंड साउंड जो है वो स्लो स्पीड से आ रहा होता है. दैट इज़ वाई वो हमारे ईयर्स तक थोड़ी देर में पहुंच पाता है. सो क्लियर सा आंसर हो गया कि बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड दैट इज़ वाई लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर. तो ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है. ये क्वेश्चन लास्ट था. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे एंड चैप्टर्स में भी कि कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स हैं साउंड के, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ऑल दीज थिंग्स. रीड इट प्रॉपरली. इन केस कोई क्वेरीज होते हैं, कहीं पर डाउट्स आते हैं तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में. थैंक यू.